अब देखो यार, अगर तुम लोग यंग बक्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में बक्स के कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट टाइमर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। बेथ फेनिक्स के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बुगाटी का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो फ्लॉप होने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। तो गाइज वहीं ब्रायन के करियर के बिगेस्ट मैच को लेकर ब्रायन का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बेथ फेनिक्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोपलैंड की वाइफ बेथ फेनिक्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और बेथ फेनिक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके बल्कि फ्री एजेंट बनने का फैसला किया है। और अब जबकि बेथ फेनिक्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर फ्री एजेंट बन चुकी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि एडम कोपलैंड के बाद अब उनकी वाइफ बेथ फेनिक्स भी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी। वली सप्ताह डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर और हॉल ऑफ फेमर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने बेथ फेनिक्स के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का भी यही कहना है कि उन्हें भी यही लगता है कि बेथ फेनिक्स यहां पर एईडब्ल्यू पर जाने वाली है और इसी रीजन की वजह से बेथ फेनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद बेथ फेनिक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नया लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और क्योंकि उनके हस्बैंड ऑलरेडी एईडब्ल्यू पर काम करते गए, तो ये यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी अगर बेथ फेनिक्स भी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करती गए। और बुकाटी ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अगर यहाँ पर बेथ फेनिक्स एईडब्ल्यू के ऊपर जाती गए तो ऑल एलिट के अंदर बेथ फेनिक्स जैसे लीजेंड को कैसे यूज किया जाता है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर यहाँ पर बेथ फेनिक्स एईडब्ल्यू के अंदर आती गए तो एईडब्ल्यू में उनका क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की ईवीपी द यंग बक्स की। बात करें यंग बक्स की तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूओएन ने यंग बक्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स अब पहले के मुकाबले शो पर बहुत ही कम काम करते गए और एईडब्ल्यू के अंदर एक महीने के अंदर मुश्किल से 1 से 2 ही बार हमें यहाँ पर यंग बक्स टीवी पर देखने को मिलते गए। और यंग बक्स के एईडब्ल्यू में ईबीपी और रेसलर 2 कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी यंग बक्स का एईडब्ल्यू के शो पर रेयरली अपीयर होना, ये यहाँ पर यंग बक्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। गाइड यहाँ पर डेव मिल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में बक्स ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट यंग बक्स के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले काफी डिफरेंट है, क्योंकि 2019 में बक्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके अंदर बक्स यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम कर रहे थे और एईडब्ल्यू कंपनी जब भी चाहे बक्स को बुक कर सकती थी। बट एईडब्ल्यू के अंदर बक्स ने इस बार जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यंग बक्स ने एईडब्ल्यू के साथ एक लिमिट रखी गई और बेसिकली यंग बक्स ने एईडब्ल्यू के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो एक साल में टोटल कितने शो के ऊपर काम करेंगे। और यंग बक्स अब यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कम काम करने वाले गए और यंग बक्स बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर एक तरीके से पार्ट टाइमर के तौर पर काम कर रहे गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के हर हफ्ते शो पर अपीयर होकर रेसल न करके बल्कि एईडब्ल्यू पर आउटर शोज पर अपीयर होंगे। और यंग बक्स एईडब्ल्यू के अंदर पहले के मुकाबले शो के ऊपर अब कम काम करने वाले गए और यंग बक्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज होने की वजह से ही वो एईडब्ल्यू के अंदर हमें रेगुलर देखने को नहीं मिल रहे गए। गाइस यंग बक्स एईडब्ल्यू के टीवी पर करंटली जितना कम अपीयर हो ये एईडब्ल्यू के लिए उतनी ही बढ़िया बात है, क्योंकि करंटली बक्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी गए और बक्स का टीवी पर कम अपीयर होना मुझे तो ये एईडब्ल्यू के लिए अच्छी बात ही लगती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। गाइस इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके करियर के बिगेस्ट मोमेंट को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 30 पर ब्रायन का डबल चैंपियन बनना डेफिनेटली यहां पर ब्रायन के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट था। बट गाइस ब्रायन ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू अब यहां पर ब्रायन के करियर का अब तक का बिगेस्ट मोमेंट होने वाला है। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि 20 साल के लंबे करियर के अंदर ब्रायन ने काफी सारी स्टारडम देखी गए और ब्रायन ने उनके करियर में हर वो चीजें की गए जो उन्होंने कभी भी सच में नहीं सोचा था। बट गाइस एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अब यहाँ पर जब वो फुल टाइम रेसलर के तौर पर आखिरी मैच रेसल करने वाले गए तो गाइस वो ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर ब्रायन और स्वर्व का मैच ब्रायन के करियर का अब तक का बिगेस्ट मोमेंट होने वाला है। वैसे तो ब्रायन के करियर में ब्रायन ने बहुत सारे बड़े मैचेज में काम किए हैं, लेकिन कभी भी ब्रायन इतना नर्वस नहीं हुए हैं जितना नर्वस वो एईडब्ल्यू के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू के लिए है। और ब्रायन का ये कहना है कि ऑल इन
2024 को मेन इवेंट करना ये ब्रायन की करियर की अब तक की सबसे बड़ी मोमेंट है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है ब्रायन यहाँ पर ऑल इन पर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइज, इस हफ्ते डार्बी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डार्बी एलन ने AEW में उनके टैग टीम के फ्यूचर को लेकर बात की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW से स्टिंग के रिटायरमेंट के पहले डार्बी एलन और स्टिंग AEW में टैग टीम के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर ये दोनों फाइनली AEW के अंदर टैग टीम चैंपियन भी बने थे। बट अब यहाँ पर जब स्टिंग रिटायर हो चुके हैं तो गाइज इस हफ्ते डार्बी एलन ने AEW के अंदर पॉसिबली उनके न्यू टैग पार्टनर हायर करने को लेकर बात की, जहां पर डार्बी से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर स्टिंग के बाद AEW के अंदर कोई ऐसा रेसलर होगा जो डार्बी का फ्यूचर में टैग पार्टनर बनेगा, तो गाइस डार्बी जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि AEW के अंदर करंटली कोई भी ऐसा रेसलर है जो स्टिंग की जगह ले सके। बट डेफिनेटली यहाँ पर डार्बी एलन किसी ऐसे आदमी को जानते गए जो यहाँ पर पॉसिबली फ्यूचर में स्टिंग को डार्बी के टैग पार्टनर के तौर पर रिप्लेस करेगा, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि स्टिंग के बेटे स्टीव बर्डन होने वाले गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, आइकॉन स्टिंग के रिटायर होने के बाद उनके बेटे करंटली रेसलर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे गए, और उनके ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि डार्बी एलन है। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि जैसे ही स्टीव बर्डन की ट्रेनिंग पूरी होगी पॉसिबली स्टीव बर्डन वो अगला रेसलर होगा जो स्टिंग के बाद डार्बी का टैग पार्टनर बनेगा, और वो यहाँ पर डेफिनेटली स्टिंग के सन के साथ रिंग शेयर करना चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर स्टीव बर्डन उनका डेब्यू कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मार्क हेनरी की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मार्क हेनरी की, तो गाइस इस हफ्ते मार्क हेनरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मार्क हेनरी ने AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात की। यहाँ पर मार्क हेनरी का ये कहना है कि मार्क हेनरी के 2 सालों तक AEW पर काम करने के बाद मार्क हेनरी डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि जिस तरीके से AEW कंपनी जा रही गए वो AEW के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। और गाइस मार्क हेनरी का ये कहना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के मैनेजमेंट जिस तरीके से वीक बाय वीक काम करती गए वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए, क्योंकि AEW के अंदर वैसे तो कंपनी के पास काफ़ी सारे कोचेज और प्रोड्यूसर है, बट यहाँ पर AEW के 90% कोचेज और प्रोड्यूसर को ये नहीं पता होता है कि AEW के शो पर कब क्या होने वाला है। और AEW के वीकली शो के लास्ट मिनट के ऊपर AEW के कोचेज और प्रोड्यूसर्स को ये बताया जाता है कि AEW के शो पर कौन कौन से मैचेज और क्या क्या सेगमेंट होंगे, और इसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ही कम टाइम मिलता है जब वो यहाँ पर रेसलर्स को लेकर इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करे। और मार्क हेनरी का ये कहना है कि रिसेंटली मार्क हेनरी जब उनके सन जेकब हेनरी के साथ WWE के शो पर अपीयर हुए थे तो मार्क हेनरी ने WWE के बैक स्टेज एरिया को विजिट किया था। और मार्क हेनरी डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि WWE के सक्सेस का वन ऑफ द मेन रीजन WWE के बैक स्टेज का एनवायरनमेंट है, क्योंकि WWE कंपनी एक बिल्कुल बिजनेस वाइज ऑपरेट करती गए और WWE के अंदर हर चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के बैक स्टेज पर काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं गए, और इसकी वजह से AEW कंपनी दिन के दिन यहाँ पर डाउनफॉल को फेस कर रही गए। और हेनरी का ये कहना है कि अगर यहाँ पर AEW कंपनी बैक स्टेज पर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करेगी तो हेनरी को नहीं लगता है कि AEW का फ्यूचर कुछ ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। वेल गाइस मैं पर्सनली हेनरी की बात से पूरा एग्री तो नहीं करता हूँ, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि AEW के बैक स्टेज का कियोस AEW के सक्सेस पर भारी पड़ रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अनदर बिग टाइम हेटर एरिक बिस्कॉफ की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WCW के फॉर्मर बुकर एरिक बिस्कॉफ AEW कंपनी के आज के टाइम पर बिगेस्ट हेटर है, और एक बार फिर से बिस्कॉफ के जरिए AEW कंपनी को ट्रोल करने की कोशिश की गई है, जहां पर इस बार एरिक बिस्कॉफ ने AEW के पॉसिबल ऑस्ट्रेलिया शो को ट्रोल किया है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि AEW पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो करेगी, और इसी शो को लेकर एरिक बिस्कॉफ इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी को ट्रोल करते गए, जहां पर बिस्कॉफ का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रेसलिंग शो करना अमेरिका में एक रेसलिंग शो करने के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और अमेरिका में एक बड़े लेवल के रेसलिंग शो करने के लिए अगर यहाँ पर $1 मिलियन खर्च होते गए तो ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए $2 से $3 मिलियन खर्च होते गए। और इसी बड़े रीजन की वजह से ही WWE ने भी पिछले 20 सालों से ऑस्ट्रेलिया में कोई भी शो नहीं किया था, और WWE के सालों तक फैन बेस बिल्डअप के बाद अब यहाँ पर WWE फाइनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर शो कर रही
लीग है, जब यहाँ पर WWE ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर रहे, बट वहीं बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि AEW जैसी नई कंपनी जिसको खुले 5 साल हुए हैं और जिसका यहाँ पर करंटली डाउनफॉल चल रहा है, ऐसी कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टेडियम शो करना इस कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि ऑस्ट्रेलिया में AEW के शो पर 5000 लोग भी नहीं आएंगे। और बिस्कॉफ का ये कहना है कि WWE जहां सालों से ऑस्ट्रेलिया में टीवी पर आता है, वहीं AEW का शो ऑस्ट्रेलिया में टीवी पर भी नहीं आता है। और ऑस्ट्रेलिया में यहां पर रेयरली किसी को मालूम है कि AEW नाम की कोई रेसलिंग कंपनी भी है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर AEW के बिना किसी पॉपुलरिटी और टीवी डील के AEW का ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो करना AEW कंपनी को उल्टा भारी पड़ेगा। वेल गाइस, यहां पर डेफिनेटली AEW कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो करना AEW कंपनी को भारी पड़ सकता है, बट गाइस डेफिनेटली बिस्कॉफ का ये बात बोलना कि AEW का शो ऑस्ट्रेलिया में टीवी पर नहीं आता है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात मैंने शायद ही बिस्कॉफ के मुंह से पहले कभी सुनी होगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ESPN पर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए, और जब यहाँ पर बिस्कॉफ को इतना भी नहीं मालूम है कि AEW का शो ऑलरेडी लंबे टाइम से ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि किसी को भी बिस्कॉफ जैसे लोगों की बातों को इस टाइम के ऊपर सीरियस लेना चाहिए। वाला आपको क्या लगता है, AEW का ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम शो सोल्ड आउट होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।